वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग नाउन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे आपके माइंड में, ताकि एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाए। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईबी सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, या एसएससी जीडी की, या एसएससी सीजीएल की, या स्टेट लेवल की तैयारी जैसे झारखंड स्टेट की, बिहार स्टेट की, बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, या किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, या टेट की तैयारी करते हो, यदि आपके सिलेबस में इंग्लिश है तो आज के क्लास से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात तय है। और आज के बाद आपको अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं नाउन से रिलेटेड, चाहे फिलअप्स बन के आए, या क्लोज टेस्ट बन के आए, या कॉमन एरर्स बन के आए, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन के आए, अगर नाउन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म पे आ रहे हैं तो आपसे एग्जाम पे 100% क्वेश्चंस बनेगा। 100% कॉन्सेप्ट की जानकारी आज आपको मिल जाएगी, और इंग्लिश का जो डर है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इतने ग्राउंड लेवल से एकदम बच्चे की तरह आपको पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग नाउन्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं और पूछे जाते रहेंगे। बोला गया बेटा, आ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज डैश टाइम, एक छात्र को अपने समय का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में क्या लगेगा, हिज, हर, इट्स, या नन ऑफ दिस। क्या लगेगा बताइए, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए जेंडर के बारे अगर हम लोग बात करें ना, जेंडर हिंदी में अगर हम इसको बोले ना तो हम इसको बोलेंगे लिंग। क्या बोलेंगे, लिंग। आप जानते हैं ना, लिंग दो तरह का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसी प्रकार से काम करे। जैसे एक हम लिख दिए यहाँ पे मैस्कुलिन की जगह हम थोड़ा शॉर्ट पे लिखना पसंद करते हैं, हमने लिख दिया मेल, यानी मेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर, वैसे लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सर, तो सर क्या है बेटा, सर किसी भी महिला को बोल नहीं सकते। तो सर एक ऐसा शब्द है जो पक्का किसी पुरुष जाति का ही बोध कराता होगा। जैसा हमने लिख दिया फादर, है ना, इत्यादि। सर, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, ये कुछ ऐसे शब्द है जो पता ही चल जाएगा कि मेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले। आगे बात करें तो फीमेनिन, यानी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर भी कुछ होते हैं, यानी जिसको सुनते ही साथ पता चल जाए कि महिलाओं का बोध हो रहा है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे मैम, है ना, या मैडम, या मदर, या वाइफ, या सिस्टर, इस तरह के शब्द को पढ़ते ही सर आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं के जाति का बोध हो रहा है, ये फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर है। एक जेंडर और होता है, वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी ऐसा जेंडर जो न्यूट्रल होता है, ना तो पुरुष होता ना तो महिला, बल्कि दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता। जैसे हमने लिखा यहाँ पे डॉक्टर, भाई डॉक्टर पुरुष भी होता और महिला भी होती। जैसा हमने लिखा यहाँ इंजीनियर, तो इंजीनियर क्या होता, पुरुष भी होता और महिला भी होती। जैसा हमने लिखा यहाँ स्टूडेंट, यानी आप, है ना, स्टूडेंट क्या होता, पुरुष भी होता और महिला भी होती। जैसे हमने कहा टीचर, तो टीचर पुरुष भी होते और महिला भी होती। यानी कुछ कॉमन जेंडर है, कुछ न्यूट्रल जेंडर है जो दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, आइए सीखते हैं। सर, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन मेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर में आया, यानी ऐसे जेंडर जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, तो इनके साथ मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन यानी ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जो पुरुष जाति के लिए ही लगते हो। जैसे सर उदाहरण के रूप में समझाइए ना, तो इनके साथ शी नहीं लग सकता, इनके साथ हमेशा ही लगेगा। जैसे इनके साथ हर नहीं लग सकता, इनके साथ हमेशा हिज या हिम लगेगा। यानी ऐसे प्रोनाउन लगेंगे जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, पुरुष जाति के जेंडर के साथ। ये तो कोई नई बात नहीं है, अभी शुरू किए आपको नई बात समझ में आएगी। फीमेल जेंडर के साथ क्या लगेगा बेटा, तो सर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन लगेगा, यानी ऐसा प्रोनाउन जो केवल महिलाओं की जाति का बोध कराता हो। यानी सर अगर मैडम लिखा हुआ है या मदर लिखा हुआ तो शी का प्रयोग होगा, ही का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार हर का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग नहीं होगा। यानी ये बात भी तो हम लोग जानते हैं सर कि फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर के साथ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब बात आती है आगे, बात आती है सर यहाँ पे
कि ऐसे जेंडर के साथ आखिर हम लोग क्या करेंगे जो पुरुष के साथ भी लग सकते हैं और महिला के साथ भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम में स्टूडेंट आ गया था, तो स्टूडेंट के साथ हीज लगा दें, हर लगा दें या इट्स लगा दें, जिसका जेंडर ही नहीं मालूम। तो मेरे बच्चे आइए बात समझते हैं। कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन एग्जाम में आ गया जिसका आपको जाति का बोध नहीं हो, गलत बोली, जिसके आपको लिंग का बोध नहीं हो रहा है, यानी मेल नहीं पता चल रहा है या फीमेल नहीं पता चल रहा है, तो इसको हमेशा हम लोग मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। यानी इसके लिए हम लोग शी का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि ही का ही प्रयोग करना होगा। यानी इसके लिए हम लोग हर का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि हिस का ही प्रयोग करना होगा। यानी केस ऑफ प्रेफरेंस भी जाता है इस पे। यानी ऐसा जेंडर अगर दे दिया जिसका लिंग पता नहीं चल रहा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बॉय है कि गर्ल है, तो इसके लिए हम हमेशा हम लोग मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन की तरफ जाएंगे। यानी ऐसे प्रोनाउन जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, ना कि महिला जाति का बोध कराते हो। सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। आखिर हम इसको पुरुष क्यों मानेंगे? हम इसको महिला भी तो मान सकते थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन का केस। क्या बोलते हैं बेटा? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसा इंसान लैंग्वेज का प्रयोग करता है, ग्रामर वैसे ही चलता है। ग्रामर अपने मन से नहीं बना, ग्रामर बना इंसानों के प्रयोग करके। हम लोग अक्सर ऐसे ही काम तो करते हैं ना कि जब हमको जेंडर मालूम नहीं होता तो हमेशा हम उसको मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन ही समझते हैं, यानी पुरुष बता समझते हैं जाति बताने वाला। कैसे हम आपको उदाहरण के रूप में समझाते हैं। आप रात में सोए हुए हैं, रात का 2 बज रहा है, अचानक आपको ऊपर में आपके छत में किसी के चलने की आवाज आ गई। आप उठाते हैं पापा को, पापा लगता है कि घर में चोर घुस गया। यानी आपको पता नहीं है उसका जेंडर, फिर भी आप बोलते हैं कि पापा लगता है कि घर में चोर घुस गया। आप कभी नहीं बोलते कि पापा लगता है घर में चोरनी घुस गई। घर में चोरनी नहीं घुसती है, घुसती भी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि देखो देखो चोर भाग गया। पता नहीं चला जेंडर, कोई भी भागा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि चोर भाग गया। कभी नहीं बोलते कि चोरनी भाग गई। यानी जब हमको जेंडर नहीं मालूम होता है तो हम और आप क्या करते हैं, उसको पुरुषवाचक की तरफ बोध में लाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आपका कोई दोस्त है, तो आपका दोस्त को कोई कुत्ता काट लिया, तो आप क्या बोलते हैं कि जानते हो रात में 2 बजे बाइक से जा रहा था ना, तो मेरे दोस्त को कुत्ता काट लिया। हो सकता है कुतिया काटी हो, लेकिन फिर भी आप उसमें जेंडर का टेंशन नहीं लेते हैं। नहीं मालूम जेंडर तो कुत्ता ही मानते, उसको कुतिया नहीं मानते। बात समझ में आ रहा है ना? कुत्ता काट लिया, कुतिया भी तो काट सकती है, लेकिन आदमी के दिमाग में कभी नहीं आता अच्छा कुत्ता पकड़ने वाला गाड़ी आ गया तो क्या कुतिया को छोड़ देगा? कुत्ता पकड़ने वाला गाड़ी कुतिया को भी पकड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये लेकिन हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, जब जेंडर को कॉमन यूज करना है हम लोग उसको मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन बनाते हैं कि नहीं? जानते हो उधर मत जाना, उधर रात में भूत पकड़ लेता है। कभी बोले कि भूतनी पकड़ लेती है? भूत पकड़ लेता है। यानी जब भी हम लोग इस तरह का बात करते हैं हमेशा उसको मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन ही तो बनाते हैं। कोई बुला रहा है, किसी का फोन आया है, कभी बोलते हैं कोई बुला रही है, किसी का फोन आई है? जब भी फोन आता है अरे कौन फोन कर दिया यार, कौन फोन कर दी, कब बोलते ही नहीं है कौन फोन कर दी, है ना? कभी हमेशा बोलते हैं कौन फोन कर दिया इतना। तो हमेशा जब हमको जेंडर नहीं मालूम होता है तो हम लोग उसको मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन की तरफ ले जाते हैं। तो सर यहाँ पे स्टूडेंट पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, जेंडर नहीं मालूम तो स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज टाइम, इसको अपना समय का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे हिज का ही प्रयोग होगा सर, हर का प्रयोग नहीं हो सकता। कारण यह है कि जेंडर नहीं मालूम तो मेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन की तरफ ले जाएंगे। क्लियर है सबको? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, आइए आगे। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास डैश सिंसियर। द स्टूडेंट्स, इस क्लास के जो बच्चे हैं बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में ध्यान व्यान देने वाले। तो सर यहाँ पे क्लास, क्लास है सर सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है सर क्लासेस। कक्षा क्या प्लूरल होता है? कक्षाएं। तो क्लास सिंगुलर है तो क्या करें सर, यहाँ पे इस लगा दे क्या, सिंगुलर कर दे क्या? द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज सिंसियर? नहीं बेटा गलत हो जाएगा। आओ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मेरे बात को समझोगे ना एकदम अच्छे से। सर एक चीज होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन वाले संज्ञा। एक चीज होता है प्लूरल नाउन, बहुवचन वाले संज्ञा। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर सिंगुलर नाउन बॉय है तो ऐसे लिखेंगे, और प्लूरल नाउन करेंगे तो बॉयज लिखना पड़ेगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बेटा कि सिंगुलर है तो पेन लिखेंगे, प्लूरल है तो एस लगाना पड़ेगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर नाउन बहुवचन में आता है ना तो उसके अंत में एस लगता है।
तो आप बोलिएगा सर ये तो कोई नई बात नहीं बताएं, ये तो हमको मालूम ही है। मालूम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तो बताना जरूरी है ना। इसी के लिए अगर हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में चले जाएं, किस में चले जाएं, सिंगुलर वर्ब की ओर चले जाएं, और यहाँ पे देखो तो प्लूरल वर्ब की ओर चले जाएं, तो सिंगुलर वर्ब अपने पास होता है इज। क्या होता है? इज। इसका प्लूरल बनता है सर आर। सिंगुलर वर्ब होता है अपने पास वॉज। इसका प्लूरल बनता है वर। इसको वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं। सिंगुलर वर्ब अपने पास होता है हैज। इसका प्लूरल बनता है हैव, HAVE, है ना। अच्छा, सिंगुलर वर्ब होता है अपने पास प्लेज, PLAYS, प्लेज। प्लूरल बनता है इसका प्ले। सिंगुलर वर्ब अपने पास होता है गोस, GOES। प्लूरल बनता है इसका सर गो। हम आपको क्या समझाना चाहें? हम आपको ये समझाना चाहें मेरा बेटा कि जब नाउन प्लूरल होता है तो उसके अंत में एस लगता है, लेकिन जब वर्ब सिंगुलर होता है, जब वर्ब सिंगुलर होता है तो उसके अंत में एस लगता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नाउन प्लूरल होगा तो उसके अंत में एस लगेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा तो उसके अंत में एस लगेगा। ठीक है। और नियम क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट जिस फॉर्म में होगा, वर्ब भी उसी फॉर्म में होगा। ये इनके बीच में अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। नाउन अगर ये वाला यूज करेंगे तो वर्ब ये वाला यूज करेंगे, नाउन अगर प्लूरल का यूज करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल का यूज करेंगे। ये वाली केस है। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज सिंसियर। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा ये सोचना है। तो सर यहाँ पे नाउन कौन है? स्टूडेंट नाउन है या क्लास नाउन है? जब दो नाउन दिख गया तो सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट होता है हमेशा प्रीपोजिशन से पहले। सब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन से पहले होता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन से पहले होता है। सर प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं जो पोजीशन बता दे या जो सब्जेक्ट का संबंध बता दे, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे ऑफ, इन, आफ्टर, बिसाइड, बिलो, अबव, अंडर, ये सारे प्यारे प्यारे शब्द ही तो प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले ही आपको हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा। यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर 4-5 करोड़ भी नाउन आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम तो यही है कि नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का परिवर्तन होगा। लेकिन कौन सा नाउन? जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? प्रीपोजिशन से पहले। सर प्रीपोजिशन से पहले स्टूडेंट्स मिला, यानी एक से अधिक छात्रों की बात हो रही है, यानी प्लूरल नाउन मिला, तो प्लूरल वर्ब होगा सर। और प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर ही तो है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर सिंसियर। क्लियर है बात? तो अगर वीडियो में पहली बार आए हैं या बहुत बार भी आ चुके हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार करते हैं? जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट आपने देख रहा है कि हम कितना बेसिक से पढ़ाते हैं आपको, कहाँ से शुरू करते हैं, है ना। हड़बड़ा करके कुछ नहीं खत्म करते हैं, बल्कि एक एक क्वेश्चन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए। और जिस स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट आ गया उसको कोई दीवार नहीं रोक सकता नौकरी निकालने से। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की मजबूती नौकरी का पहला और आखिरी कदम है। द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सॉल्व्ड। बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा बेटा? प्रीपोजिशन से पहले। प्रीपोजिशन से पहले सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा सर। यहाँ पे हैव लगा दिया। कच्चा बच्चा देखेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट है तो हैव यहाँ पे ठीक है। अरे भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, सब्जेक्ट तो ये है ना, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। और अभी अभी तो हमने आपको बताया था कि वर्ब अगर सिंगुलर होता है तो उसके अंत में एस लगता है। क्या लगता है बोलो? एस लगता है। तो द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैज बीन सॉल्व्ड। ठीक है बात यहाँ तक? आओ क्वेश्चन पे, आओ क्वेश्चन। सीखो अंग्रेजी, है ना, ऐसा सीखो कि एग्जाम में दिक्कत ही नहीं पड़े, कॉन्सेप्ट इतना मजबूत करो। आओ क्वेश्चन पे देखो। पेजेस आफ्टर पेजेस हैव बीन रीड। ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस हैव बीन रीड नहीं है बेटा। अगर यहाँ पे रीड है, इसको अगर हम रीड पढ़ेंगे, रीड, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन बीन के बाद
जब भी रीड आएगा इसको रेड पढ़ते हैं, रेड। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी बीन के बाद रीड नहीं पढ़ा जाता, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एकदम अच्छी होनी चाहिए, रेड पढ़ा जाता। तो द पेजेस आफ्टर पेजेस हैव बीन रेड। नियम सीखिए अब। नियम क्या कहता है, अगर कोई नाउन है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन है, और वापस फिर से नाउन है, और कौन नाउन है, सेम नाउन है, यानी जो नाउन प्रीपोजिशन से पहले प्रयोग किया गया बिल्कुल वही नाउन है, ऐसे केस में ये जो नाउन होंगे हमेशा सिंगुलर होंगे। हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, एक वचन में होंगे। ठीक है, आप इसको उदाहरण से समझिए। जैसे हमने कहा, मान लीजिए दो लड़का बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ, तो हम बोलेंगे दोनों लड़के इधर आओ, बोथ बॉयज कम हेयर। दोनों लड़के, लड़का का बहुवचन करेंगे लड़के, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ बताया, दोनों लड़के इधर आओ, बोथ बॉयज एस लगा। लेकिन ऐसे अगर हम बोलते तो लड़का तुम इधर आओ, ए लड़का तुम भी इधर आओ, यानी दोनों को अलग अलग बुलाएं, तो फिर ऐसे बुलाएंगे, ये हे बॉय यू कम हियर, हे बॉय यू ऑल्सो कम हियर। यानी यहाँ पे हे बॉय, यहाँ पर भी हे बॉय, यहाँ पे बॉयज नहीं हुआ क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग बुलाया, और एक साथ बुलाते तो बहुवचन होता। यहाँ पर भी वही स्थिति है सर, कि प्रीपोजिशन से पहले नाउन को अलग किया गया, फिर उसी नाउन को अलग किया गया। ऐसे परिस्थिति पे जब प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन हो और प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन हो, ऐसे केस में हमेशा नाउन सिंगुलर होगा। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अगर इसको सही करेंगे तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, पेज आफ्टर पेज। बात समझ में आ रहा है क्या? एक प्रीपोजिशन से पहले सेम और एक प्रीपोजिशन के बाद भी सेम नाउन, ऐसे केस में नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ देख लीजिए, है ना। आगे सर, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसे प्लूरल हो जाएगा? हैज बीन रेड, हैज बीन रेड। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है एक एक चीज अच्छे से। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर आपको मिलेंगे तो कॉन्सेप्ट आप सीख पा रहे हो। बोलता है डोर्स टू डोर आर नॉक्ड आउट, दरवाजा दरवाजा खटखटाया गया। भाई टू प्रीपोजिशन है, इधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, गलत हो गया। होता क्या, डोर टू डोर, है ना, इज, क्या होता है इज, क्योंकि सिंगुलर है। देखो ना, हमेशा तुमको क्या बोले बेटा, सब्जेक्ट मिलेगा प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले सिंगुलर है ना, और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी डोर टू डोर इज नॉक्ड आउट। क्लियर है क्या? यहाँ देखो, वर्ड्स फॉर वर्ड्स आर कॉपीड, शब्द शब्द को कॉपी किया गया। ऐसे थोड़ी बोलेंगे शब्दों शब्दों को कॉपी किया। सर फॉर से पहले भी सेम नाउन, फॉर के बाद भी सेम नाउन, प्यार से ऐसा हटा दीजिए। अब प्रीपोजिशन से पहले सिंगुलर नाउन मिला, और सिंगुलर नाउन कहता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी वर्ड फॉर वर्ड इज कॉपीड। क्लियर है बात? एकदम इंग्लिश का नाउन तुमको समझ में आ रहा है, सारा केस है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, आगे देखो, बॉयज आफ्टर गर्ल्स आर सीन इन द फेयर, लड़कियों के पीछे लड़कों को देखा गया मेला में। फेयर का मतलब भाड़ा भी होता है, वो होता है FARE, और FAI, और फेयर का मतलब मेला भी होता है। मेला, मेला देखे हो ना, मेला, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ लगता है जगन्नाथपुर का मेला, उसी तरह का मेला। तो यहाँ पे है बॉयज आफ्टर गर्ल्स आर सीन इन द फेयर। तो सर नाउन से, सॉरी, प्रीपोजिशन से पहले बॉयज है, प्रीपोजिशन से के बाद गर्ल्स है, दोनों नाउन अलग अलग है, लड़का अलग है, लड़की अलग है। अगर दोनों नाउन अलग अलग है तो यहाँ पे एक केस बनता है सर, कि प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी एक नाउन है, बट ये जो नाउन है ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये सेम नाउन नहीं है। तब ये दोनों नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, स्वाद अनुसार। यानी जो भी दिया हुआ है सेंटेंस में, बोथ आर करेक्ट, है ना, दोनों सही हो सकता। अगर बीच में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले का नाउन अलग है, प्रीपोजिशन के बाद का नाउन अलग है, तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी मेला में, सॉरी, मेला में एक लड़का एक लड़की के पीछे भी जा सकता है, और बहुत सारे लड़के भी बहुत सारी लड़कियों के पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बॉयज आफ्टर गर्ल्स,
आर सीन इन द फेयर, ये बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का गलती नहीं है, क्योंकि एक से अधिक भी हो सकता है। प्रीपोजिशन से पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो प्लूरल नाउन है, एकदम सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेटिस्फाई करता है। देखिए द लगेजेस वर हेवी, अब यहाँ देखिए द लगेजेस वर हेवी, जो लगेज है वो भारी है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो अकेले में बन ही नहीं सकते, यानी बहुत सारे चीजों को मिला करके वो बनते हैं। इसको हटा रहे हैं, फिर यहाँ देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो अकेले बन ही नहीं सकते, बहुत सारे चीजों को मिला करके वो बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग है, ये एक बैग है, लेकिन आप जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ घूमने, आपके पास बैग है, मम्मी के पास ट्रॉली वाला बैग है, पापा के पास वीआईपी वाला सूटकेस है, बहन के पास कोई और बैग है, कैरी बैग है, ये वाला बेल्ट वाला बैग है, और सबको एक साथ एक जगह आपने रख दिया तो वो बन जाता है लगेज, है ना। अलग अलग है तो बैग है, सबको एक साथ रख दिया तो क्या बन गया बेटा, लगेज बन गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्या लगे बन गया, लगेज बन गया। तो सर लगेज ऑलरेडी बहुत सारे बैग के प्लूरल फॉर्म को ही तो लगेज कहते हैं। आपका बैग है, आपके पापा का बैग है, आपकी मम्मी का बैग है, आपके भाई का बैग है, आपकी बहन का बैग है, सबको एक साथ आपने ऑटो के पीछे डाल दिया और आपने बोला कि लगेज रखा गया, लगेज रखा गया। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि लगेज बना ही है बहुत सारे बस्तों के साथ, बहुत सारे बैग के साथ, तो ये कभी भी लगेजेस नहीं हो सकता, ये हमेशा रहेगा लगेज। और हम दूसरे तरह से बताएं तो याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा एक वचन में होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसके साथ सफिक्स लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ, सफिक्स, यानी उनके साथ पूछ लगा हुआ होता है। जैसे हमने लिखा फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ शिप लगा दीजिएगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने लिखा बैग, तो बैग के साथ बैगेज लगा दीजिएगा, बैगेज, बैग को बैगेज बना दीजिए, यानी पीछे इसका पूछ लगा दीजिए, सफिक्स लगा दीजिए, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। जैसे हमने लिखा किंग, तो किंग के पीछे डम लगा दीजिए, किंगडम या किंगशिप, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। यानी किसी भी रूट वर्ड के साथ पीछे में कुछ पूछ में लगा देते हैं, टीएच लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं ना। जैसे हमने लिखा वेल और उसमें लगा दिया टीएच, वेल्थ, टीएच लगा दिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसे लगेज को कॉमन कॉन्सेप्ट से याद रखिए कि बहुत सारा बैग मिला करके बन गया लगेज, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो और दूसरा बात है कि लग में एज लगा हुआ है, और अगर एज है तो आपका प्रीफिक्स में, पूछ में, तो ये हमेशा आपका सिंगुलर नाउन रहेगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है, दोनों तरीके से समझ में आ रहा है। तो द लगेज वर हेवी, भाई अगर ये वर लगेज हो गया, ये लगेजेस रहा ही नहीं, तो वर लगाने का क्या मतलब, इसको भी सिंगुलर कीजिए ना, द लगेज वॉज हेवी। क्लियर है ना, आइए आगे। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे आइए। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन को जरा सा, द सीनरीज ऑफ शिमला आर ब्यूटीफुल, शिमला का दृश्य बहुत सुंदर है। दृश्य का मतलब क्या होता है, दृश्य ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से मिला करके बना हुआ है। जैसे लगेज बहुत सारे वस्तुओं से मिला करके बना हुआ है, तो जो सीनरीज है वो भी बहुत सारी चीजों से मिला करके बना हुआ है। आप शिमला गए, आप देखिए गिरता हुआ झरना, बहता हुआ पानी, तैरते हुई मछली, खिलता हुआ धूप, है ना, उगता हुआ सूरज, खूबसूरत नज़ारा, और बहता हुआ पानी और बहुत सारा पौधा, तो इसको देख करके बोले आप कितना मनमोहक दृश्य है। यानी आपने सारी चीजों को एक साथ देखा, सूरज का उगना, पानी का बहना, झरने का गिरना, पहाड़ की खूबसूरती, जंगल का हरियाली, सब चीज को आपने एक साथ देख करके बोला कि कितना सुंदर दृश्य है। तो दृश्य जो सीनरी होता है वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का संगम है, तो इसको सीनरीज क्यों लिखेंगे, सीनरीज नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ये होता है सीनरी, तीन से बना सीनरी। सीनरी ऑलरेडी बहुत सारी सारी चीजों का संगम है, और ये अगर सीनरी है यानी हमने इसको प्लूरल किया ही नहीं, इसको सिंगुलर ही रखा, तो जाहिर सी बात है इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा।
द सीनरी ऑफ शिमला इज ब्यूटीफुल। दृश्य ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का बना हुआ है, यानी सिंगुलर है, लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजों से ही मिलके बनते हैं। ठीक है। ही ईट्स अ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। आइए मेरा बेटा इसको भी समझा देते हैं। देखिए, ब्रेड, अगर आप एक ब्रेड का बात कीजिएगा कि हमने एक ब्रेड खाया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अ लोफ ऑफ ब्रेड। ये होता है इंग्लिश, है ना। याद रखेंगे ब्रेड, एडवाइस, ये कुछ ऐसे शब्द, अभी एडवाइस आगे आगे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ लोफ, पीस, ये सब का प्रयोग होता है। अगर आप एक से अधिक ब्रेड खाते हैं, उदाहरण के रूप में आपने टू खाया, दो, तो टू लोफ बन जाएगा लोफ्स, LOAVES, लोफ्स ऑफ ब्रेड। बात समझ में आ रहा है क्या? तीन खाइएगा तो थ्री लोफ्स ऑफ ब्रेड। यानी कभी भी ब्रेड लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा he eats a bread in a breakfast, नहीं, यहाँ पे होगा he eats a loaf of bread। ठीक है, इन ब्रेकफास्ट, है ना, लोफ ऑफ ब्रेड, क्योंकि एक ब्रेड के बारे में बात हो रही है, एक से अधिक होता तो टू लोफ्स ऑफ ब्रेड हो जाता। क्लियर है ना? क्लियर है। जैसे ही ईट्स अ ब्रेड इन अ ब्रेकफास्ट, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए ही ईट्स दिस ब्रेकफास्ट एट 7 AM मॉर्निंग, वो 7 बजे सुबह में अपना ब्रेकफास्ट करता है। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सर पता नहीं चल रहा है, कुछ गलती तो लगता होता है ना। मेरे बात को समझिएगा बेटा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, AM का मतलब क्या होता है? एंटी मेरिडियन, यानी सुबह। सुबह के लिए हम लोग AM का प्रयोग करते हैं और शाम के लिए हम लोग PM का प्रयोग करते हैं। AM खुद बताता है कि सुबह हो रहा है। जब AM खुद बता रहा है कि सुबह हो रहा है, तो अलग से मॉर्निंग क्यों बोले? ये केस ऑफ सुपरफ्लुअस है, यानी जबरदस्ती ठुसाया हुआ अंग्रेजी। AM खुद बता देता है कि सुबह है, PM खुद बता देगा कि शाम है, तो हम क्यों बोलेंगे 6 PM इवनिंग? अरे भाई, PM तो बता दिए कि इवनिंग क्यों बोलने की जरूरत है? जैसे हम आपको बोले कि आज हम गीला पानी से नहा के आए हैं, तो आप नहीं बोलिएगा अक्सर ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। आप बोलिए केवल कि हम पानी से नहा के आए हैं, हम बोलेंगे ये भी बेवकूफ़ी भरी बात है। कौन आदमी पानी के अलावा और किसी चीज़ से नहाता है क्या? हम सिर्फ बोलेंगे कि आज हम नहा के आए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हम नहा के आए हैं। ये भी नहीं बोल सकते हम पानी से नहा कर के आए, तो हर आदमी पानी से ही नहाता है। ये भी नहीं बोल सकते कि हम गीले पानी से नहा कर के आए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पानी गीला ही होता है, ठीक है? गरम धूप में बैठ जाओ, धूप गरम ही होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग सुपरफ्लुअस नहीं करते हैं। जैसे कोई बोलेगा क्या, जानते हो एक बात बता दे आज तुमको हम, तो पूछे क्या? मेरे पापा जो है ना पुरुष है। मुझे बहुत अच्छा बात है, आज पता चल गया कि तुम्हारे पापा पुरुष है। भाई पापा पुरुष ही होते हैं, मम्मी महिला ही होती है, सुपरफ्लुअस क्यों बता रहे हैं आप? तो एम के साथ मॉर्निंग क्यों लगा रहे हैं? हाँ कि ना? यहाँ देखिए, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM, वो सुबह 7 बजे नाश्ता करता है। ईट्स का प्रयोग उस वक्त करेंगे बेटा जब कोई वस्तु होगा खाने वाला, जैसे यहाँ ब्रेड था तो ईट्स लगा दिए। अगर कोई वस्तु नहीं है तो यहाँ पे होगा टेक्स। क्या हो जाएगा बताइए? टेक्स। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 7 AM। सर टेक काहे नहीं लिखे, टेक्स क्यों लिखे? तो मेरे बच्चा, थर्ड पार्टी सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। अरे किसका प्रयोग करते हैं? V5। V5 का मतलब होता है जब वर्ब के साथ एस का प्रयोग कर देते हैं। सर थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? तो गिनती से चार है, शी है, इट है, या किसी का नेम। अगर ये दिख गया नेम में, राधा, रानी, मोहन, श्याम, है ना, सुंदर, कुछ भी दिख गया, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग होगा, यानी वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा। तो ही के साथ भी यहाँ पे टेक नहीं लगा, टेक्स लगा। शी के साथ भी, इट के साथ भी, और किसी के नाम के साथ भी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट का पावर समझ में आ रहा है ना, कि इंग्लिश या कोई भी चैप्टर आसान हो जाता है जब आपको कॉन्सेप्ट का पकड़ हो जाता है। तो स्पाई हैज एन इंफॉर्मेशन, आप आईबी की नौकरी करने वाले तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन है, स्पाई हैज एन इंफॉर्मेशन, स्पाई के पास एक सूचना है। एक सूचना, सूचना को कभी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक सूचना, दो सूचना कभी नहीं होता। स्पाई हैज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका सही इंग्लिश क्या होता है बेटा? स्पाई
हैज एन इंफॉर्मेशन की जगह लिखते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कभी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपके साथ यहाँ पे लगाना होता है पीस ऑफ। ठीक है, पीस ऑफ। द इक्विपमेंट्स आर ओल्ड। जो औजार हैं वो पुराने हो गए हैं। किसी भी औजार का नाम लो या किसी भी हथियार का नाम लो, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। किसी भी औजार का नाम लो, किसी भी हथियार का नाम लो, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं होते ना। यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे सर एस नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर एस नहीं लगेगा तो इसको सिंगुलर करेंगे, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर करेंगे तो इसका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। यानी सेंटेंस बनेगा द इक्विपमेंट इज ओल्ड। इक्विपमेंट्स कभी नहीं हो सकता, टूल्स कभी नहीं हो सकता, टूल TOOL टूल है ना। द इक्विपमेंट इज ओल्ड। किसी भी औजार का नाम आ जाए, किसी भी हथियार का नाम आ जाए, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ऐसी वाली बात। लेकिन आगे अगर हम बात करें, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनका दो सिरा होता है, दो सिरा वाले चीज, दो सिरा वाले, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, चाहे ये औजार हो या हथियार हो। अगर इनका दो सिरा है तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये प्लूरल होंगे तो इनका वर्ब भी प्लूरल होगा। सर दो सिरा का मतलब क्या हुआ? देखो ना, एक सिरा ऐसे और एक सिरा ऐसे। सर ये तो कैंची बन गया। हाँ बिल्कुल, कैंची का कितना सिरा होता है? दो सिरा। तो कैंची को इंग्लिश में सीजर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सीजर्स। क्या कहेंगे? सीजर्स। आर के बाद एस लगेगा और इसके साथ इस का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, तब आर का प्रयोग होगा, क्योंकि एक से अधिक है जिसका दो सिरा होता है। जैसे जो हम लोग पहनते हैं, हम लोग जो पहनते हैं वो जीन पहनते हैं क्या? जीन, जीन तो पहनना भी नहीं है ना। हम लोग जीन्स पहनते हैं क्या? जीन्स। बात समझ में आ रहा है ना? जीन्स। तो जीन्स होता है, तो जीन्स के साथ भी इसका प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। लेकिन हम लोग हमेशा इसको गलत बोल देते हैं, हम लोग पैंट बोल देते हैं। पैंट कभी नहीं होगा। आप एक ही टांग पहन करके रोड में घूमते हैं क्या? दोनों टांग में दोनों सिरा पहनते हैं ना, तो पैंट्स होता है। ठीक है, उसी प्रकार ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। उसी प्रकार ईयरफोन नहीं होता, ईयरफोन्स होता है, क्योंकि उसका दो सिरा होता है। उसी प्रकार चिमटा, चिमटा को टोंग बोलते हैं, चिमटा कभी टोंग्स होगा, क्योंकि ये रहा एक सिरा और ये रहा एक सिरा और यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं और अचार को निकाल लेते हैं, तो टोंग्स होता है। क्लिपर्स, कपड़ा सुखाने वाला जो हम लोग चिमटा का प्रयोग करते हैं, क्लिपर्स, क्लिपर्स होता है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जिसके पास भी दो सिरा होता है वो सारे प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इक्विपमेंट्स नहीं होगा सर। इक्विपमेंट्स, औजार का जरूरी थोड़ी कि दो सिरा हो। इक्विपमेंट इज ओल्ड। ठीक है, औजार तो बहुत सारा, स्क्रू ड्राइवर भी औजार है। ठीक है, उसका दो सिरा नहीं होता। आओ इधर। एक बच्चा बोला था कि सर दो सिरा स्क्रू ड्राइवर का तो होता है, इधर से भी हम लोग यूज कर लेते हैं और खोल करके इधर से भी यूज कर लेते हैं। तब वो बेटा दो मुंह होता है, दो मुंह। दो सिरा का मतलब ये हुआ, इधर ही और इधर, ये दो सिरा है और ये दो मुंह है। दो मुंहा आदमी और दो मुंहा औजार, एक ही चीज है। ठीक है, ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस के साथ भी कभी भी ए और एन नहीं लगता, अ पीस ऑफ लगता। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। जब भी एडवाइस दिखेगा तो इसके साथ हमेशा याद रखिएगा अ पीस ऑफ लगेगा। ठीक है, एन ए सब गलत है इसके साथ ना। आई हैव थ्री इश्यूज, अ सन एंड टू डॉटर। इशू का मतलब होता है मुद्दा। कोई कोई मुद्दा चल रहा है, देश में कोई मुद्दा है, जैसे अभी कोई भी मुद्दा चल रहा है, याद रखिए ना। नोटबंदी भी एक मुद्दा था, तो वो इशू है। लेकिन अगर इश्यूज हो गया, क्या हो गया? इश्यूज, तो इसका मतलब होता है संतान। क्या होता है इसका मतलब? आपके औलाद, आपके संतान। अगर एस लगा हुआ है तो वहां पे मुद्दा नहीं होगा, वहां पे इश्यूज का मतलब संतान होता है। तो आई हैव थ्री इश्यूज, इसका मतलब इसके पास तीन मुद्दे नहीं है। इश्यूज में एस लगा हुआ है, इसके तीन संतान है। अ सन एंड टू डॉटर्स, एक बेटा और दो बेटी। आई हैव थ्री इश्यूज, बिल्कुल सही है। आई हैव थ्री इश्यूज, बेटा एक है तो आसन लगाया, अब बेटी एक से अधिक है तो टू लगा के एस लगाया, टू डॉटर्स। आई हैव थ्री इश्यूज है ना। और आई के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता, हैव का ही प्रयोग होता है, याद रखिए। आई हैव थ्री इश्यूज, अ सन एंड टू डॉटर्स। आगे देखिए।
बोलता है हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स, जो घर हैं वो पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए, पत्थरों तो होता है ना, पत्थरों, सुने हो ना जिनके, अच्छा लेकिन डायलॉग क्या है, जिनके घर पत्थर के होते हैं वो, ऐसे करके कोई डायलॉग है ना, जिनके घर पत्थर के होते हैं वो दूसरे के घर में, आ सॉरी, जिनके घर शीशा के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं चलाते बरखुरदार। तो यहाँ पे है हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स। आओ सीखो 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 सीखो। देखो ना मेरा प्यारा बेटा, हेयर, बाल, स्टोन, स्टार, ये तीन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और ये तीन हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा एक होते हैं, हमेशा एक वचन। और हम लोग बोलते भी एक वचन है, जैसे किसी का हेयर बहुत अच्छा है तो हम लोग बोलते हैं कितना सिल्की हेयर है ना, सिल्की हेयर, कभी नहीं बोलते सिल्की हेयर्स, है ना, प्लूरल उसको कभी नहीं बोलते। स्टोन का भी वही हाल है, स्टोन, ब्यूटीफुल स्टोन, है ना, स्टोन्स नहीं बोलते, स्टोन बोलते हैं। स्टार का भी वही हाल है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने मन में बोला ना अभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जबकि बोलना चाहिए था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, लेकिन स्टार को भी हमेशा सिंगुलर में बोला जाता है। क्लियर है क्या? हेयर को, स्टोन को, स्टार को हमेशा सिंगुलर में बोला जाता है। लेकिन अगर इनके आगे गिनती आ गया, अगर इनके आगे नंबर्स आ गए, अगर इनके आगे नंबर्स आ गए, नंबर्स, गिनती आ गया, तब यहाँ पे हेयर बन जाएगा हेयर्स, तब यहाँ पे स्टोन बन जाएगा स्टोन्स, और तब यहाँ पे स्टार बन जाएगा स्टार्स। ये कब आ जाएगा? जब यहाँ पे गिनती आ जाएगा, है ना, जैसे 3 हेयर्स, 2 स्टोन्स, 5 स्टार्स, ऐसे, ठीक है। जब यहाँ पे आगे में नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे आगे में नंबर आने के कारण यहाँ पे गिनती आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप 5 स्टार्स बोल रहे हैं, हम तो हमेशा सुने हैं 5 स्टार। आप क्यों सुने हैं, इसका जवाब आपको अभी 5 मिनट में मिलेगा। आपने हमेशा 5 स्टार होटल सुना है, हमने आपको बताया कि 5 के साथ स्टार्स आ जाएगा। आपने 5 स्टार होटल सुना है, आप बोलिएगा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, स्टार के साथ तो हमने स्टार्स के साथ एस कभी नहीं सुना। नहीं सुना तभी तो एग्जाम नहीं निकल रहा, आज सुनिए ताकि एग्जाम निकले, ठीक है। एग्जाम अभी तक जाम है आपका। जाम क्यों है? क्योंकि आपने अभी तक सुन नहीं रखा था ये सारी बातें। अभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 5 स्टार में स्टार का है, स्टार्स क्यों नहीं लगा। लेकिन अगर इनके साथ नंबर है और ये है तो इनके साथ प्लूरल होगा। अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिए, हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स, घर जो है पत्थर के बने हुए हैं। सर स्टोन सिंगुलर होता है, कैसा होता है? सिंगुलर। सर स्टोन सिंगुलर होता है। स्टोन, हेयर और स्टार ये हमेशा आपको एग्जाम में मिलेंगे और ये सिंगुलर होंगे जब तक इनके आगे गिनती नहीं हो, जब तक इनके आगे गिनती नहीं हो। द फर्नीचर्स इन दिस हाउस आर ओल्ड, इस घर में जो फर्नीचर है वो पुराने हो गए। फर्नीचर्स नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? आपके घर में सोफा है, आपके घर में खिड़की है, आपके घर में दरवाजा है, आपके घर में अलमारी है, आपके घर में चेयर है। अरे एक ही बार में बताइए ना कि आपके घर में फर्नीचर है, इतना सोफा अलमारी क्यों कर रहे हैं, डेस्क बेंच क्यों कर रहे हैं? जैसे हमसे कोई पूछा कि आपका कौन चीज का दुकान है, हम बोले बैठो तुमको बताते हैं कौन चीज का दुकान है। सोफा, कुर्सी, गोल वाला कुर्सी, पलाई वाला कुर्सी, दरवाजा, पल्ला वाला दरवाजा, माइका वाला दरवाजा, खिड़की, यूपीवीसी वाला खिड़की, अल्युमिनियम चैनल वाला खिड़की, पलंग, चौकी, स्टील वाला बेड, अलमीरा, कबर्ड। बोला भैया एक बार में बता दीजिए, आप तो हमको धमाल मूवी का याद करवा दिए। हमने एक बार में बता दें, फर्नीचर का दुकान है। जब फर्नीचर बोले तो फर्नीचर के अंदर सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, चौकी, पीढ़ा सब आ गया। तो फर्नीचर खुद बहुत सारी चीजों से मिला करके बना है, तो आखिर ये फर्नीचर्स क्यों हो? ऐसे चीज हमेशा लगेज बगेज वही वाला काल में। द फर्नीचर इन दिस हाउस, तो सर अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, यानी क्या होगा? इज। द फर्नीचर इन दिस हाउस इज ओल्ड। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ऐसे, ठीक है। हाँ। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू टुडे, आज मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए। वर्क, वर्क, इसका मतलब होता है रचनाएं। आपने कोई किताब लिखा है वो आपके वर्क्स है ना। 3 वर्क्स यानी 3 रचनाएं। लेकिन अगर आपने लिखा वर्क, इसका मतलब होता है काम। जनरली इसका मतलब क्या होता है? काम। तो आई हैव मेनी वर्क्स टू डू टुडे, इसका मतलब क्या है कि आज हमको बहुत रचनाएं हैं करने के लिए, नहीं,
आज हमको बहुत काम है करने के लिए। और सर काम है तो वर्क्स क्यों लिख रहे हैं? वर्क लिखिए ना, आई हैव मेनी वर्क टू डू टुडे। बात समझ में आ गया क्या? यहाँ देखिए, वी वेंट टू द वुड्स टू गेट सम वुड। बहुत अच्छा लाइन लगा पढ़ने में, वी वेंट टू द वुड्स टू गेट सम वुड। यहाँ पे आपको गलती नहीं दिखना चाहिए, गलती दिख रहा है तो गलती है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। वुड्स का मतलब होता है जंगल, है ना? जंगल को वुड्स भी कहते हैं। वी वेंट टू द वुड्स, हम जंगल में गए थे, टू गेट सम वुड, कुछ लकड़ियां लाने के लिए, ठीक है? कुछ लकड़ियां लाने के लिए हम जंगल में गए थे, ठीक है? और याद रखेंगे बेटा, अभी बताते हैं हम आपको, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, मटेरियल नाउन, कुछ मटेरियल नाउन होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? हमेशा सिंगुलर, एक वचन में। ये कभी भी बहुवचन में नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के रूप में हमने आपको बताते हैं, वाटर, मिल्क, शुगर, प्लास्टिक, गोल्ड, वुड। इनके साथ एस कभी नहीं लगेगा, वाटर के साथ नहीं, मिल्क के साथ नहीं, शुगर के साथ नहीं, प्लास्टिक के साथ नहीं, गोल्ड के साथ नहीं, वुड के साथ नहीं, है ना? इनके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। अब क्योंकि ये सारे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं सर? एक ऐसा नाउन जिससे कोई प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा सके, एक ऐसा नाउन जो सीधा हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं, और किसी प्रोडक्ट का निर्माण या किसी वस्तु को बनाने के लिए जो माल प्रयोग होता है, जो मटेरियल प्रयोग होता है, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर से क्या बनता है सर? वाटर से खाना बनता है। अगर चावल में वाटर नहीं डालेंगे तो खाना कैसे बनेगा? वाटर से क्या बनता है? खाना बनता है। वाटर से दवाई बनता है, वाटर में वाटर दवाई में भी पड़ता है। और सबसे मेन बात है, वाटर से हम बने हुए। मैन इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। मानव 70% जल का बना हुआ है। दुनिया में जितना भी जीव है सब पानी का बना हुआ है, तो पानी तो सबसे बड़ा मटेरियल नाउन है सर। मिल्क, दूध भी मटेरियल नाउन है, यानी एस नहीं लग सकता। मिल्क से क्या बनता? मिठाई बनता, चॉकलेट बनता, बहुत सारा चीज बनता, खीर बनता। चीनी से चाय बनता, चीनी से मिठाई बनता। प्लास्टिक से प्लास्टिक की कुर्सी बनती, तो प्लास्टिक को भी प्लास्टिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक से बनता है प्लास्टिक का कुर्सी, प्लास्टिक का बहुत सारा चीज बनता है ना प्लास्टिक का, आपको मालूम है। पेन, पेन प्लास्टिक का बनता है, ठीक है? गोल्ड, गोल्ड को कभी भी गोल्ड्स नहीं कर सकते, क्योंकि सोना से बनता है आभूषण। सोना का बाली, सोना का पायल, सोना का कड़ा, कुछ भी बन सकता है। उसी प्रकार लकड़ी, लकड़ी भी एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि लकड़ी से बनता है लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की खिड़की, लड़की का नहीं, लकड़ी का बहुत कुछ, ठीक है? तो वुड भी एक क्या है बताइए? एक मटेरियल नाउन है। यानी जो भी मटेरियल नाउन होता है ना बेटा, उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। सर यहाँ वुड्स क्यों किया? हाँ, दो चीज आपको ध्यान में रखना है। वाटर की जगह अगर वाटर्स लिख दिया ना, तो इसका मतलब होता है जलाशय। इसका मतलब होता है जलाशय, यानी उसने पानी को पानिया नहीं किया कि आज हमको बहुत प्यास लग रहा है, आज पानिया पी लेंगे। उसने पानिया नहीं किया, बल्कि मीनिंग अलग हो गया। वाटर का वाटर्स लिख दिया, ये पानी से मतलब नहीं है, ये जलाशय बन गया। उसी प्रकार वुड की जगह अगर वुड्स लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब होता है जंगल। इसने लकड़ी को लकड़ियां नहीं किया, है ना? एक बुढ़िया रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, लकड़ी ही काटती थी, चाहे बहुत सारा काटती थी, वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसने लकड़ी को लकड़ियां नहीं किया, बल्कि इसका मीनिंग बदल दिया, जंगल। ठीक है? ऐसे समझ में आया? और अगर आप समझना चाहते हैं, तो किसी का नाम पारस है, तो आप इसको बोलिएगा क्या? अरे अरे हम जानते हैं, किसी नाउन, तुम एक लड़का है, तुम बहुवचन थोड़ी है, तुम अपना नाम में एस काहे लगा दिया? तुम्हारा नाम पारस नहीं है, तुम्हारा नाम पारा है। तो बोलेगा, अरे तुम पागल हो गए क्या? मेरा माँ बाप नाम रखा है पारस, तो तुम मेरे में जबरदस्ती अंग्रेजी काहे डाल रहे हो? मेरा ग्रामर से थोड़ी है नाम, मेरा पारस नाम ही है। तो वही वाला हाल है कि यहाँ वाटर्स जो है, ये मटेरियल नाउन वाला नहीं है, इसका मतलब अलग हो गया, जलाशय। ये जो वुड्स है, इसका मतलब अलग हो गया, लकड़ियां, है ना? सॉरी, जंगल। तो यहाँ पे ही वी वेंट टू द वुड्स, हम जंगल गए। जंगल का मतलब वुड्स होता है, टू गेट सम वुड। यहाँ पे सम है, कुछ लकड़ी, लेकिन लकड़ी एक मटेरियल नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं कर सके। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ में आया बात आपको? आगे आइए। आई ऑर्डर 10,000 ब्रिक। मैंने ऑर्डर किया 10,000 ब्रिक। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, वापस वही बात। सर मटेरियल नाउन है, जिससे कोई चीज बनता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन अगर नंबर आ गया और नंबर के बाद मटेरियल नाउन आ गया,
नंबर के बाद मटेरियल नाउन आ गया, तब ये मटेरियल नाउन प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन में बन जाएगा अगर नंबर आ गया तो। सर हम जानते हैं ब्रिक का मतलब होता है ईट, है ना, ईट। और ईट जो होता है वो एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि उससे दीवार बनता है, यानी कोई उससे घर बनता है, दीवार बनता है, कुआं का चबूतरा बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। अनारकली को चुनाने के लिए दीवार बनता है, बहुत सारा चीज है जो ईट से बनता है। तो ईट तो मटेरियल नाउन है सर, प्लूरल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ नंबर आ गया, आई ऑर्डर 10,000, तब फिर होगा 10,000 ब्रिक्स। बोलिए हाँ कि ना। बिल्कुल समझ में आ रहा आपको, है ना। मटेरियल नाउन के आगे अगर नंबर आ गया तो एस लगेगा ही लगेगा। यहाँ देखिए, शी इज माई कजन सिस्टर, वो मेरी चचेरी चचेरी बहन है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। कजन खुद बताता है कि चचा की बेटी है, कजन खुद बताता है कि चाचा या चाची की बेटी है। जब कजन खुद बता दे रहा है कि चचेरी है, तो फिर अलग से सिस्टर क्यों लगा रहे हैं? ये केस ऑफ सुपरफ्लुअस हो गया, वही वाला कि मेरा बेटा लड़का है, मेरी बेटी लड़की है, अलग से बताने वाला। कजन खुद बता दे रहा है कि आपकी चचेरी बहन है, तो सर सिस्टर है कि ब्रदर है कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा, शी लिखा हुआ है, शी इज माई कजन, वो मेरी चचेरी बहन है। ही इज माई कजन, वह मेरा चचेरा भाई। ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं, शी और ही खुद बता दे रहा है। और कजन बता दे रहा है कि अपना ही नहीं, चचेरा चचेरी है ना। आज ठीक है। जैसे अंग्रेजी में क्या है ना, अंग्रेजी में ब्रदर या सिस्टर सिर्फ अपने को बोलते हैं, यानी जो अपने मम्मी पापा का बेटा बेटी, अंग्रेजी में ब्रदर सिस्टर वही है। अगर चचेरा है तो कजन। लेकिन हिंदी में हम लोग किसी को भी भाई कह सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं रास्ता में, भैया टाइम बताइए ना, या भाई टाइम बताना जरा सा, हम लोग किसी को भी भाई कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर बोलता है कि वहां पे अगर हम बोलेंगे ब्रदर प्लीज टेल मी द टाइम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मम्मी या पापा का सगा बेटा नहीं है। तो वहां पे ब्रदर की जगह ब्रेदर का प्रयोग करते हैं, ब्रेदर। ब्रदर का मतलब भी भाई होता है, लेकिन बोलचाल वाला भाई। हाँ भैया सुनिए ना, वो वाला भाई ब्रदर, है ना। आइए क्वेश्चन। ही टेक्स पेन फॉर ऑल हिज सक्सेस इन लाइफ, उसने सारा संघर्ष लिया अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब होता है संघर्ष। पेन्स का मतलब होता है संघर्ष, यानी स्ट्रगल, है ना, स्ट्रगल। स्ट्रगल को इंग्लिश में पेन्स कहते हैं। आपने ये सुना है क्या मुहावरा, नो पेन नो गेन? बोले हाँ सुने हैं, नो पेन नो गेन। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब है दर्द नहीं तो गेन नहीं। असल में क्या है कि संघर्ष जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा हम अपने आप को चोट लगा देंगे तो हमको लाभ हो जाएगा क्या, दर्द लेकर के? नहीं ना। यहाँ पे संघर्ष के बारे बात था। यानी असल जो मुहावरा होना चाहिए था वो नो पेन्स नो गेन ही है। लेकिन आम बोलचाल भाषा में चल चुका है नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो ये चलने वाला से ग्रामर का कोई ताल्लुकात, कोई कांटेक्ट नहीं है भाई। ग्रामर तो शुद्ध चाहता है। चलने को तो पुरुष को जेंट्स भी बोलना चल गया है, लेकिन जेंट्स का मतलब टॉयलेट होता है। हाँ, जेंट्स का मतलब टॉयलेट होता है। ग्रामर बोलता है कि पुरुष है तो उसको जेंटलमैन बोलो, लेकिन बोलचाल में हम लोग तो पुरुष को जेंट्स भी बोल देते हैं। और आप उसका मीनिंग देखिएगा डिक्शनरी में तो आपको शर्म आ जाएगा। टॉयलेट हम बहुत साफ सुथरा लिख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। ये तो उसका जेंट्स का मीनिंग खोल कर देखिए, जेंट्स इन हिंदी। आप गूगल करो, लिखो जेंट्स इन हिंदी, तब आपको समझ में आएगा कि आप जेंट्स हो कि नहीं हो, ठीक है। तो बोलचाल से अंग्रेजी नहीं चलता बेटा, तो ग्रामर का अपना नियम है ना। तो ही टेक्स पेन फॉर हिज सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस के लिए संघर्ष चाहिए, और संघर्ष के लिए पेन्स होता है। क्या होता है? पेन्स, है ना। दर्द थोड़ी चाहिए सिर्फ फोड़ ले दो तीन बार बोले कामयाब अब हो गए हम। नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। आई लाइक योर पोइट्रीज वेरी मच। पोयम, कविता। पोएट, कवि, लिखने वाला, है ना। पोएटेस, कवियत्री, यानी इसी का महिला, पोइट्री, पोइटेस। और यहाँ लिखे हम पोइटरी। पोयम का मतलब, या पोयम का रस, पोयम का जो रस होता है उसको बोलते हैं पोइटरी। ठीक है, उसको बोलते हैं पोइटरी। यानी जो उसका भावना है, जो उसका फीलिंग है, उसको बोलते हैं पोइट्री। कविता के फीलिंग को, जैसे वीर रस है, शहीद भगत सिंह के ऊपर सुनिएगा तो उनका पोइट्री वीर रस है ना, ब्रेवरी का, क्योंकि आपको अंदर से ऊर्जा मिलेगा। शहीद भगत सिंह के ऊपर कोई पोइट्री सुनिए, पोयम सुनिएगा तो
उसके पोएट्री से आपको ऊर्जा मिलेगा। इसी तरह बहुत सारा होता है, प्रेम का पोएम्स होता है तो उससे आपको एक रोमांच मिलता है, तो उसका भी पोएट्री होता है। पोएट्री का मतलब होता है पोएम का फीलिंग, और फीलिंग कभी भी बहुवचन में नहीं हो सकता। तो पोएट्री से शब्द ही गलत है, पोएट्री होता है। क्या होता है? पोएट्री, क्योंकि फीलिंग कैसे बहुवचन में हो सकता है? आई लाइक योर पोएट्री वेरी मच। तो यहाँ पे पोएम्स होता तो सही था, एक से अधिक कविता पोएम्स हो सकता था, लेकिन इसने पोयम के फीलिंग के बारे में बात की है। और पोइट्रीज कभी नहीं होता, तो क्या होता बताइए? पोइट्री होता। पोइट्री याद रखिएगा, पोइट्री सीनरीज इस तरह से कभी नहीं होता। ही कैरीड ऑल हिज बैगेजेस हिमसेल्फ। लगेज, बैगेजेस है ना, इस तरह का शब्द नहीं होता। अभी हम लोग सीखे थे बैगेज होता। क्या होता? बैगेज, बैगेज है ना, बैगेजेस नहीं होता। सर लगेज और बैगेज में क्या अंतर है? दोनों तो बोरा बिस्तर है। दोनों, हाँ एकदम सही बात है कि दोनों बोरा बिस्तर है। लेकिन जब आप घूमने जाते हैं परिवार के साथ, तो जो आप लेकर के जा रहे हैं अपने सामान, है ना, उसको बोलते हैं लगेज। लेकिन जब आप ऑफिशियल काम से जाते हैं, जैसे आप सैनिक हैं और बॉर्डर से आप घर आ रहे हैं, और जो आप बैग लिए हुए हैं वो बैगेज है। जब ऑफिशियल काम से जाएंगे फॉर्मल वर्क से, और जो आपके साथ है वो बैगेज होता है। और घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ जाएंगे तो लगेज होता है। लगेज और बैगेज में ये फर्क है। यानी आप परिवार के साथ पिकनिक बनाने जा रहे हो, बोलिएगा बैगेज लेकर जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। हाँ, आप सैनिक है या कोई भी फॉर्मल ऑफिसर है और आप जा रहे हैं अपना बोरा बिस्तर लेकर के, तो वो बैगेज होता है। ठीक है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, इसको बोलते हैं आर्म्स। क्या पढ़ेंगे इसको? आर्म्स, आर्म्स है ना, आर्म्स, एल साइलेंट है। आर्म्स आर गिवन टू पुअर्स, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है दान, दान दक्षिणा, दान दक्षिणा, आर्म्स। आर्म्स किसको दिया गया? गरीब को। मेरे बात को देखिएगा, ठीक है। आर्म्स, दान, ये हमेशा प्लूरल होता है। ये हमेशा प्लूरल होता है ना, ये हमेशा प्लूरल होता है। अगर आम हमेशा प्लूरल होता है, आर्म्स, तो अगर प्लूरल होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है, आर्म्स आर गिवन टू पुअर्स। लेकिन याद रखेंगे मेरे दोस्तों, अगर पुअर है तो इसका मतलब है गमीर, गमीर नहीं, गरीब। अगर रिच है तो इसका मतलब है अमीर। अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब है मजबूत। अगर वीक है तो इसका मतलब है कमजोर। ये क्या है? ये जाति बताने वाले शब्द हैं। आज बहुत हमसे फंबल हो जा रहा है, बताने बचाने, है ना। ये जाति बताने वाले शब्द है। पुअर, रिच, स्ट्रांग, ये सब क्या है? किसी के जाति का बोध करा देते हैं। तो रिच अगर बात कर रहे हैं ना, तो एक अमीर के बारे में बात हो सकता है। पुअर अगर बोल रहे हैं तो एक गरीब के बारे में बात सकते हैं। यदि सारे के सारे जाति का बोध कराना होगा, तो हमको लिखते हैं दा पुअर। दा पुअर का मतलब होता है पूरी गरीब जाति। दा रिच का मतलब होता है पूरी अमीर जाति। दा स्ट्रांग का मतलब होता है पूरे मजबूत लोग। दा वीक का मतलब होता है पूरे कमजोर लोग। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो दान दक्षिणा वो किसको दिया जाए? गरीब लोगों को। दान दक्षिणा किसको दिया जाता है? गरीब लोगों को। और गरीब लोगों का इंग्लिश पुअर्स नहीं होता है, दा पुअर होता है। क्या होता है? दा पुअर। जो चीज पूरे जाति का बोध करवाता है उसके साथ एस नहीं लगाते, बल्कि आगे में दा लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए गुप्ता है, और हम कहना चाहते हैं कि गुप्ता लोग बिजनेस में बहुत तेज होते हैं, यानी गुप्ता लोग जो है वो व्यापार में बहुत तेज होते हैं। तो हमने पूरे गुप्ता समाज के बारे में बात किया, तो हमको लिखना होगा दा गुप्ता। और अगर टाइटल के साथ हम एस लगाते हैं, अगर टाइटल दिया हुआ नहीं, ये सब टाइटल नहीं था, लेकिन अगर टाइटल है तो एस लगाएंगे, दा गुप्ता। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर हम बोलेंगे कि गुप्ता लोग व्यापार में बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो हमको गुप्ता के साथ एस लगाना होगा और दा गुप्तास करना होगा। दा लगाने से पूरे समाज का बोध हो जाता है। तो पूरे गरीब समाज को दान देना है, एक गरीब को नहीं। तो दा पुअर, ठीक है, दा पुअर, स्पेस नहीं लगेगा ऐसे। शी हैज टू गो फॉर आईज सर्जरी, उसको जाना है आंखों की सर्जरी के लिए। आईज सर्जरी दोनों आंखों की सर्जरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दोनों आंख में मान लीजिए उसका कैटेरैक्ट है, मोतियाबिंद है, तो दोनों आंख का सर्जरी होगा। लेकिन सर यहाँ आईज होगा या आई होगा? आइए मेरे बात को समझते हैं। एक नाउन है, इसके तुरंत बाद एक नाउन है, अब बीच में प्रीपोजिशन नहीं है। तो ये जो पहला वाला नाउन है ना बेटा, ये पहला वाला नाउन, ये होता है क्वालिफाई नाउन। क्या होता है? क्वालिफाई नाउन। ये इसको क्वालिफाई करता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा एक वचन होता है। और ये किसके तरह एक्ट करता है? तो एक्ट एज एन एडजेक्टिव। ये हमेशा विशेषण की तरह, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। और विशेषण आपको मालूम है ना कि कभी भी
बहुवचन नहीं हो सकता। जैसे कार लिखें, कार, कैसा कार है? तो सर लाल कार है, यानी रेड कार। तो हम यहाँ रेड्स कभी लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, हमेशा रेड ही लिखेंगे, रेड कार। या हम लिखते हैं यहाँ पे बिग बास्केट। बास्केट कैसा है? तो बहुत बड़ा है, तो हमने क्या लिखा? बिग बास्केट। तो बास्केट बहुत बड़ा है, यानी कैसा है। और जो कैसा का जवाब दे दे वही एडजेक्टिव होता है। जो कैसा का जवाब दे दे वही विशेषण होता है, वही एडजेक्टिव होता है। तो बास्केट कैसा है? बास्केट बड़ा है। कार कैसा है? तो कार लाल है ना। तो अगर एक साथ दो नाउन आ गया मेरा बेटा, एक साथ दो नाउन आ गया, तो ठीक पहले वाला नाउन जो होता है वो क्वालिफाई नाउन होता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। कारण है कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ ना, शी हैज टू गो फॉर एन आई सर्जरी, सर्जरी भी एक नाउन है, आइस भी एक नाउन है। सर कैसे पता चला कि नाउन है? अच्छा, जो कहाँ का कैसे का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव है, और जो क्या का जवाब दे दे, जो क्या का जवाब दे दे वो नाउन होता है। जो क्या का जवाब दे दे वो नाउन होता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोहन है। क्या के जवाब में सोहन आया तो सोहन नाउन। ठीक है। यह क्या है? यह एक पेन है। क्या के जवाब में पेन आए तो पेन नाउन है ना। ये क्या हो रहा है? तो ये सर्जरी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तो ये सर्जरी हो रहा है। तो क्या के जवाब में आए सर्जरी, तो ये नाउन है। ये क्या है? तो ये आंख है। क्या के जवाब में आंख आया तो आंख भी नाउन है। तो जब दो नाउन एक साथ आ जाए तो पहले वाला नाउन हमेशा क्वालिफाई नाउन होगा, और क्वालिफाई नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव की तरह अगर काम करेगा तो हमेशा सिंगुलर होगा। चाहे दो आंख का सर्जरी हो या 2 करोड़ आंख आपके पास हो और सर्जरी हो, फिर भी वो सिंगुलर होगा, क्योंकि नाउन से पहले तुरंत नाउन क्वालिफाइंग नाउन होता है। क्वालिफाइंग नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। ये आपने यहां देख लिया। अब आप दिल में हाथ रख के बताइए कि आपने कभी इस तरह से सोचा था, देखा था क्या इंग्लिश ग्रामर को इतने अच्छे तरीके से? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम क्वालिटी ऐसा देंगे कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आप 1 साल आगे हो जाएं। जो 1 साल 1.5 साल आपका समय बर्बाद हुआ, उतना साल हम आपको कोशिश करते हैं आगे करने का। आपका ये अपना चैनल है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, दो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, है ना। आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, और ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल द इम्प्लीमेंट क्लास, इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा से करेंगे। आप भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मज़ा आ जाएगा हम दोनों को ना। हम लोग दोनों का मंजिल एक है, मेरा भी मंजिल है, आपका भी मंजिल है। क्या? आपकी नौकरी। जैसे हम यहाँ लिखते हैं बेटा 5 स्टार्स। अभी हमने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, 5 स्टार्स, यानी हमने बताया था हेयर, स्टार, स्टोन, ब्रिक, इन सब के साथ एस नहीं लगता, लेकिन इनके साथ नंबर आ गया तो एस लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ लिख देंगे सर 5 स्टार्स होटल, क्या लिख दिया हमने? 5 स्टार्स होटल। अब मेरे बात को समझिए बेटा, होटल भी नाउन है। हमने पूछा ये क्या है, आपने बोला ये होटल है। क्या के जवाब में होटल दे दिया, नाउन। अच्छा, आसमान में क्या है इतना सुंदर सुंदर? आपने बोला आसमान में तारे हैं सुंदर सुंदर। तो क्या के जवाब में आ गया तारे, ये भी नाउन है। तो सर दो नाउन जब एक साथ आ गया, तो नाउन से पहले वाला नाउन होता है क्वालिफाई नाउन। क्वालिफाइंग नाउन जो होता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव तो हमेशा सिंगुलर होता है। यानी यहाँ पे जो स्टार है वो स्टार इसलिए हो जाता है क्योंकि नाउन का क्वालिफाई वाला केस बन गया, तो वरना 5 के साथ स्टार से ही रहता। क्लियर हो गया बात? एकदम अच्छे से बात समझ में आ गया आपको, है ना। अब यहाँ देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट्स। अभी तो सीखे थे सर, औजार या हथियार के साथ एस नहीं लगता, क्यों लगाया गया? ठीक है, कंपनी ऑर्डर किया है नया नया इक्विपमेंट, औजार, है ना। आइए, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सो सीरियस एज इंडिया। अमेरिका का प्रॉब्लम भारत के प्रॉब्लम की तरह सीरियस नहीं है। नॉट सो, सो क्या करता है मेरा बच्चा? सो जो है ना, वो तुलना करता है, कंपेयर करता है। यानी नाउन का कंपेयर हमेशा सेम कैटेगरी के नाउन के साथ होता है। सो हमेशा तुलना करता है, किसके साथ तुलना करता है? सो हमेशा सेम कैटेगरी के नाउन के साथ तुलना करता है। पहले में अगर हम नाउन देखें तो अमेरिका नहीं है, बल्कि अमेरिका का प्रॉब्लम है। तो अमेरिका के प्रॉब्लम का तुलना भारत देश के साथ कैसे हो सकता है? बल्कि इंडिया प्रॉब्लम्स के साथ होना चाहिए। यानी सो जो क्या करता है मेरा बेटा? सो तुलना करता है। अब किसका तुलना करता है? सेम कैटेगरी के नाउन के साथ। अमेरिका का तुलना तो भारत के साथ हो सकता है, लेकिन अमेरिका के प्रॉब्लम का तुलना तो भारत के प्रॉब्लम के तुलना के साथ ही होना चाहिए। हाँ कि ना? आप क्वेश्चन पे
द पुलिस हैज रिलीज्ड हिम, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। चलो भाई बहुत अच्छा बात है, किसी को पकड़ा था पुलिस, उसको छोड़ दिया। मेरे प्यारे बेटा, पुलिस के साथ दा लगा हुआ है, जब पुअर के साथ दा लगे तो ये एक से अधिक गरीबों के बारे में बात करता है। जब दा के साथ रिच लगे तो ये एक से अधिक अमीरों के बारे में बात करता है। तो पुलिस के साथ भी जब दा लगे तो इसका मतलब पुलिस लोगों के बारे में बात हो रही है। दा पुअर गरीब लोग, दा रिच अमीर लोग, दा पुलिस पुलिस लोग, दा पुलिस पुलिस लोग। यहाँ पुलिस के बारे में बात नहीं हो रही, पुलिस लोग के बारे में बात हो रही। एक पुलिस होता तो उसको पुलिस मैन कहते हैं, लेकिन दा पुलिस है यानी पुलिस लोग, यानी प्लूरल नाउन है। आप प्लूरल नाउन है तो हैज कैसे लगेगा? प्लूरल के साथ तो सर प्लूरल वर्ब आता है, हैज तो सिंगुलर वर्ब होता है। तो द पुलिस हैव रिलीज्ड हिम, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बात आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए, आई हैव मेनी 20 रुपीज नोट, मेरे पास बहुत सारे 20 रुपए के नोट हैं। अब मेरे बात को समझना बेटा, नोट ये क्या है आपके हाथ में? नोट है, क्या का जवाब नोट में दिए, रुपी है ना। ये क्या है? ये रुपया है। ये क्या है? ये अमेरिका का रुपया है। ऐसे ही तो बोले, हम जानते हैं कि अमेरिका में डॉलर चलता है, लेकिन जनरली क्या बोलेगा आदमी, देखो देखो ये अमेरिका का रुपया है, इसको डॉलर बोलते हैं, है ना। यानी दोनों केस पे क्या हो रहा है कि नाउन है, क्या का जवाब पे आ रहा है। तो सर पहला वाला जो नाउन होगा वो रुपी हो जाएगा, यानी सेंटेंस बनेगा आई हैव मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारे, 20, 20 के साथ रुपीस तो आता है सर क्योंकि नंबर है, लेकिन नंबर के कारण सिर्फ थोड़ी हम लोग बदल देंगे। अरे क्वालिफाई नाउन भी तो है, नाउन के साथ नाउन है तो सिंगुलर रहेगा। अब नोट को हमको नोट्स लिखना पड़ेगा सर, एक से अधिक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे नोट। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? आत्मा तक आपको तृप्त हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है सीखने के बाद, बताइए, है ना। द ओल्ड एंड सिक इज एडवाइस टू स्टे एट होम, बूढ़े और बीमार को कहा गया कि घर पे आराम करो। मेरे बेटे, द ओल्ड एंड सिक, यहाँ पे बूढ़े और बीमार लोग के बारे बात हो रही, आगे दा लगा हुआ है। दा जब भी लग जाएगा तो लोगों के बारे बात होगी, यानी एक बीमार के बारे बात नहीं है। द ओल्ड एंड सिक, एन ओल्ड एंड सिक होता है ना, एन लगता है ना तो एक बूढ़ा आदमी के बारे में बात हो रहा है, लेकिन द ओल्ड है इसका मतलब तमाम बूढ़े लोगों के बारे में बात हो रही है और बीमार लोगों के बारे में बात हो रही है। तो इस कैसे लगेगा सर, एक से अधिक है तो आर एडवाइस टू स्टे एट होम, उनको एडवाइस दिया जाता है कि घर पे रहिए, आप बुजुर्ग हो चुके हैं और आप बीमार भी हैं। आई शेक हैंड विद द चीफ मिनिस्टर, मैंने चीफ मिनिस्टर से हाथ मिलाया। तो दो गलती है ना। पहला गलती ये है कि कोई भी बड़ा पद का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। पहला लेटर हमेशा क्या होगा मेरा बेटा? बड़ा होगा। चीफ मिनिस्टर का सी बड़ा, प्राइम मिनिस्टर का पी बड़ा, प्रेसिडेंट का पी बड़ा, ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अगर बहुत बड़े पद के बारे में बात करें तो बड़े डायरेक्टर का डी बड़ा, बड़े पद के साथ आगे का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा बड़ा कैपिटल होता है, अपर केस में होता है कैपिटल। मैंने हाथ मिलाया मुख्यमंत्री से, ठीक है, मैंने हाथ मिलाया मुख्यमंत्री से, हाथ मिलाया। कभी भी हाथ मिलता है ना तो ऐसे, इसको बोलते हैं हाथ मिलाया और इसको बोलते हैं हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितने हाथ की जरूरत है? दो हाथ की, एक आपका और एक मुख्यमंत्री का। यानी हाथ मिलाने के लिए दो हैंड की जरूरत है सर। तो शेक हैंड कैसे होगा? हैंड्स की जरूरत है, तो आई शेक हैंड्स विद द चीफ मिनिस्टर, है ना। चीफ मिनिस्टर, मैंने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया, तो एक आपका हाथ और एक मुख्यमंत्री का हाथ, ठीक है, दोनों का अपना अपना हाथ। तो आई शेक हैंड्स विद द चीफ मिनिस्टर, बात समझ में आए ना। अकेले हाथ कैसे हिलाइएगा? उनका कुर्ता पकड़ के ऐसे से कर दीजिएगा क्या? तो उनका हाथ पकड़ के ही ना हाथ ही मिलाइएगा। तो अगर हाथ मिलाने के बारे में बात हो रही है, हेलो सर, ठीक है, तो क्या कीजिएगा? उनका हाथ ही तो पकड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हैंड्स, है ना, कुर्ता थोड़ी पकड़ लीजिएगा, कुर्ता पकड़ के हाथ मिला लीजिएगा। वेयर इज माई न्यू पैंट, गलती है ना। पैंट का दो सिरा होता है ना, तो पैंट नहीं होगा ना, पैंट्स होगा ना। अरे क्या होगा? पैंट्स होगा ना। और एक से अधिक है होता है, यानी प्लूरल फॉर्म पे हमेशा होता है दो सिरा वाला, तो आर होगा। वेयर आर माई न्यू पैंट्स, एक ही है लेकिन दो सिरा के कारण प्लूरल बन जाता है। वेयर आर माई हेडफोन्स, है ना, ईयरफोन्स, सॉरी ईयरफोन्स, ईयरफोन्स एक ही है लेकिन आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसका दो सिरा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग शू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते? शूज बोलते, क्या बोलते? शूज, क्योंकि दो दो होता है जोड़ा पे। वेजेस इज गिवन टू द लेबर्स, देखो आर्म्स,
दान, वेजेस, मजदूरी, ये तुमको हमेशा प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं। ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, मजदूरी भी प्लूरल होता है और आंख भी प्लूरल होता है ना। हमेशा दान दक्षिणा या मजदूरी जब भी दिखेगा तो प्लूरल होगा। तो वेजेस बिल्कुल सही है, इसके जगह आर हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल होता है। गिवन टू द लेबर्स, लेबर किसको बोलते हैं बेटा? लेबर किसको बोलते हैं? मालूम है आपको लेबर किसको बोलते हैं? आपके घर में कभी कोई लेबर आया है कि नहीं आया है लेबर? आप बताइए, आपके घर में कोई लेबर आया है कि नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ सर आता तो रहता है, जब भी जरूरत पड़ता है घर बनाने का तो लेबर आता है। कभी भी लेबर से काम मत करवाइए। लेबर का मतलब होता है क्या? आप मजदूर, मजदूर को इंग्लिश में लेबर थोड़ी ना कहते हैं, लेबरर कहते हैं। LABOURER, लेबरर। मजदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबरर। तो सर लेबर किसको कहते हैं फिर? लेबर किसको कहते हैं फिर? लेबर कहते हैं दर्द को, यानी शारीरिक दर्द को कहते हैं। बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द है तो उसको लेबर कहते हैं। शारीरिक दर्द को, यानी शरीर में बहुत सारा कष्ट है तो लेबर कहते हैं। या इसलिए क्या होता है, आपने देखा है ना हॉस्पिटल में, जहां माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसके आगे क्या लिखा रहता है? लेबर वार्ड या लेबर रूम। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द होता है उन माओं को जो अपने बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि जन्म देना आसान काम थोड़ी है। तो हम लोग को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए अपनी माँ को, है कि नहीं, कि इतना जीवन को खेल करके जन्म देती है। तो लेबर का मतलब होता है दर्द। ठीक है, लेबर का मतलब मजदूर नहीं होता। तो आप अपने घर में शारीरिक किसी को दर्द है उसको आके बुला कर बोलिए काम करो मेरे घर में, तुम लेबर हो। बोले भैया हम तो लेबर है, मेरा हाथ पाँव में दर्द, आप हमसे काम कहे करवा ले, जाकर लेबरर को बुलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वेजेस आर गिवन टू द लेबरर्स, है ना, क्या होगा? लेबर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक नाउन आपने हंसी मजाक के से खेलते खेलते ही, हंसी मजाक करते ही करते आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, नोट्स बनाइए। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इम्प्लॉयमेंट क्लास आपको हमेशा लोगों की भीड़ से आगे रखता है। ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम एक दोस्त से तो आप सब्सक्राइब करवा ही सकते हैं अगर हम आपको फ्री में अच्छी कंटेंट दे रहे हैं और मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।